हम लोग बचपन में एक बुझौती बुझाते थे। 80 कोस का पोखरा 84 कोस का घाट, बजर पड़े उस पोखरा में कि पंडुक पियासल जात। इसका अर्थ है कि एक तालाब ऐसा है जिसकी लंबाई 84 कोस है, चौड़ाई 80 कोस है। इसके बावजूद उस तालाब से एक पंडुक चिड़िया भी अगर प्यासी चली जाती है तो उस तालाब का होना, उस पोखरा का होना व्यर्थ है। उस तालाब में चाहे वज्रपात ही क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से जो दर्शक इस बुझौती का उत्तर जानते होंगे, इस पहेली का उत्तर जानते होंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पहेली लेकर मैं क्यों बैठा हूं। आज की तारीख में इस पहेली का संदर्भ क्या है, क्या प्रासंगिकता है। तो ये पहेली मैंने सुनाया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भाजपा के संदर्भ में। भाजपा का दावा है कि वह विश्व की सर्वाधिक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, लेकिन अगर हर चुनाव में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता प्यासे रह जाते हैं, अगर हर चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता उपेक्षित रह जाते हैं और बिहार की सभी 40 संसदीय सीट किसी न किसी जाति, किसी न किसी खानदान के लिए भाजपा अघोषित रूप से रिजर्व कर देती है, तो सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये लोकतंत्र और ये चुनाव, इसकी क्या उपयोगिता रह जाती है। सामान्य परिवार के लोगों को, सामान्य कार्यकर्ताओं को तो सांसद और विधायक बनने का सपना छोड़ ही देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल जनता चौक लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे बताऊं कि अभी स्क्रीन पर उंगली से दबाकर लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन आपके उंगली दबाने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और मेहनत करके कंटेंट जुटाते हैं। यूं कहिए कि छोटा सा रिसर्च वर्क कर लेते हैं और फिर आपके लिए अगली बार कोई और रोचक तथ्यपरक स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप बिहार में लोकतंत्र की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर भाजपा के जातिवाद और वंशवाद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे पिछले 2 स्टोरी को देखना नहीं भूलिए। आपको पता चल जाएगा कि सामान्य आदमी को बिहार में भी कहीं से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। सामान्य आदमी कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकता है, सोच भी नहीं सकता है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, मेरी पिछली दोनों स्टोरी के आपको लिंक मिल जाएंगे। राजनीतिक दल के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले संसदीय सीटों को खास खास जातियों के लिए, खास खास खानदानों के लिए अघोषित रूप से रिजर्व कर चुके हैं। इसमें भाजपा सबसे आगे है। आज मैं जिन बातों का खुलासा करने जा रहा हूं, उसके आधार पर आपको निर्णय करना है कि क्या भाजपा वास्तव में जातिवाद नहीं करती है, क्या भाजपा की निगाहों में वास्तव में सभी जातियों के लिए समान महत्व है, क्या भाजपा लोकतंत्र की आड़ में जातिवाद में आकंठ डूबी हुई नहीं है, खास खास जाति और खास खास खानदान की पोषक नहीं है। आज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि उत्तर बिहार के 25 निर्वाचन क्षेत्रों में से कौन सी सीट किस जाति के लिए अघोषित रूप से रिजर्व है। मैं यह भी बताऊंगा कि गंगा नदी से उत्तर की 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितनी सीटों पर राजपूत, कितनी सीटों पर यादव, वैश्य और ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं और कितनी सीटों पर भूमिहार समाज के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका मिल पाता है। मैं बताऊंगा कि उत्तर बिहार में 25 सीटों में से अति पिछड़ी जातियों के लिए, मुस्लिम को, कुशवाहा को, अनुसूचित जाति के लोगों को, कायस्थ को, कुर्मी को, मंडल को, गंगई को कितने कितने टिकट भाजपा देती है। एनडीए से किस जाति को कितने टिकट मिल पाते हैं। उससे भी अधिक रोचक बात यह बताने जा रहा हूं कि जिस जाति के लोग भाजपा को अनकंडीशनल, जी हां, भाजपा से एक तरफा प्यार करते हैं, उस जाति के लोग को कितनी सीटों पर लड़ने का मौका देती है भाजपा।
और जिस समाज के लोग बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देते हैं, बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाते हैं बढ़ चढ़कर, उन्हें कितने सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाता है। और जिस जाति के लोग शर्तों पर भाजपा को वोट देने की सौदेबाजी करते हैं, उन्हें कितने सीटों पर प्रत्याशी बनाया जाता है। और आप यह भी जानेंगे कि जिस जाति के लोग भाजपा को अपना समर्थन तो देते ही हैं, समाज के दूसरे वर्गों के लोगों को, समाज की दूसरी जाति के लोगों को भी भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन्हें भाजपा कितने सीटों पर मौका देती है, आप यह भी जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए बहुत ही रोचक तथ्यपरक जानकारियां लेकर आया हूं। संक्षेप में इतना सुन लीजिए कि एक तरफा प्यार बहुत महंगा होता है। अगर आप अपने सनम से एक तरफा मोहब्बत करते हैं तो सनम बेवफा हो जाता है। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा द्वारा, एनडीए द्वारा किस जाति के कितने प्रत्याशी खड़े किए गए उत्तर बिहार में, किस किस खानदान के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, किस खानदान की दावेदारी को, किस जाति की दावेदारी को एनडीए ने बरकरार रखा। तो पहले एक बात गौर से सुन लीजिए, भाजपा हो या जनता दल यू, लोजपा हो या हम, खास खास खानदान की और खास खास जाति की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए ये पार्टियां आपस में चेहरों का आदान प्रदान करती हैं। ये पार्टियां उम्मीदवारों की अदला बदली भी करती हैं। सुनील कुमार पिंटू रातों रात भाजपा से जेडीयू नेता बन जाते हैं और बीना देवी रातों रात जेडीयू से भाजपा नेता बन जाती हैं और फिर रातों रात भाजपा से वे लोजपा नेत्री बन जाती हैं। अब आगे भी देखते रहिए, हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज और नवादा के सांसद चंदन सिंह रातों रात किस पार्टी के नेता कहलाने जा रहे हैं। तो आप दिल थाम कर बैठिए, मैं भाजपा के जातिवाद पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने, एनडीए ने उत्तर बिहार की 25 में से सर्वाधिक 5 सीटों पर राजपूत प्रत्याशी खड़े किए। जी हां, पूर्वी चंपारण में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को, महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, सारण में राजीव प्रताप सिंह रूडी को, वैशाली में लोजपा की बीना देवी को और सिवान में जनता दल यू की कविता देवी को एनडीए प्रत्याशी बनाया गया। सारण प्रमंडल में 3 राजपूत प्रत्याशी बनाए गए और तिरहुत प्रमंडल में 2 राजपूत प्रत्याशी बनाए गए। अगर आप भाजपा नेताओं से पूछेंगे कि राजपूत जाति से इतनी अधिक संख्या में प्रत्याशी क्यों खड़े किए जाते हैं, तो वे आपके कान में राजपूत जाति को बदनाम करने वाली बात कहेंगे। वे आपके कान में साफ साफ कहेंगे कि अगर इन सीटों पर राजपूत उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तो राजपूत जाति के लोग एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे देंगे। वे तर्क देंगे कि राजपूत वोटरों को हर हाल में राजपूत उम्मीदवार ही चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना है कि राजपूत समाज के लोग प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, वे इस तरह का जातिवाद नहीं करते हैं। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। क्या यह आरोप सही है कि राजपूत समाज के लोग स्वजातीय उम्मीदवार के लिए सौदेबाजी करते हैं? क्या वैशाली, मोतिहारी, सारण, महाराजगंज और सिवान में राजपूत प्रत्याशी नहीं दिए जाएं अगले चुनाव में तो राजपूत समाज के लोग महागठबंधन को वोट देने चले जाएंगे? क्या राजपूत समाज के लोग राजद के स्वजातीय उम्मीदवार को वोट देने चले जाएंगे? राजपूत के बाद संख्या है वैश्य, यादव सांसदों की संख्या है और अनुसूचित जाति के सांसदों की संख्या है। उत्तर बिहार में इन तीनों वर्गों से 3-3 प्रत्याशी एनडीए द्वारा खड़े किए गए।
तिरहुत प्रमंडल की 8 में से 3 सीटों पर वैश्य प्रत्याशी खड़े किए गए, 2 पर राजपूत प्रत्याशी खड़े किए गए और एक पर कुशवाहा, सहनी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार खड़े किए गए। पश्चिम चंपारण से कलवार समाज के संजय जायसवाल को भाजपा प्रत्याशी बनाया जाता है। शिवहर से कलवार समाज की रामा देवी को भाजपा प्रत्याशी बनाया जाता है। सीतामढ़ी से तेली समाज के सुनील कुमार पिंटू प्रत्याशी बनाए गए थे। अब इसमें आप जातिवाद की आड़ में वंशवादी राजनीति को भी देख सकते हैं। पश्चिम चंपारण में भाजपा लगातार संजय जायसवाल को टिकट दे रही है। वे पूर्व सांसद मदन जायसवाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। बस यूं समझिए कि लोकतंत्र में पश्चिम चंपारण जायसवाल वंश की राजधानी है। पूर्व बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी एक बार मोतिहारी से राजद सांसद निर्वाचित हुई थी और फिर राधा मोहन सिंह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रामा देवी को भाजपा में ले आए और रामा देवी लगातार 3 बार शिवहर से भाजपा सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं। तो पूर्वी चंपारण में लगातार राजपूत क्षत्रप और ब्रजबिहारी परिवार की सल्तनत कायम है, बरकरार है। दूसरी जातियों के लोग ताक झांक नहीं कर सकते हैं। यही भाजपा का एकात्म मानववाद है। अब आप उस जाति के प्रत्याशियों की संख्या जान लीजिए जो भाजपा के खिलाफ अभियान चलाते हैं। भाजपा को, एनडीए को वोट तो नहीं ही देते हैं बल्कि दूसरी जाति पर दबाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं कि वे भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं करें। जी हाँ, मैं यादव जाति की बात कर रहा हूं। भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार का यादव समाज लालू प्रसाद के परिवार के साथ एकजुट है। मधुबनी में हुकुमदेव राजवंश की सल्तनत कायम है। पहले हुकुमदेव नारायण यादव सांसद होते थे, अब उनके पुत्र अशोक यादव वहां से सांसद निर्वाचित हुए हैं। उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 बार से सांसद निर्वाचित हो रहे हैं और मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू सांसद हैं। जबकि यह सर्वविदित है कि यादव समाज के लोग एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, फिर भी यादव समाज से कितने प्रत्याशी खड़े किए गए? 3। अब मैं बिहार की उस जाति की चर्चा करूंगा जो भाजपा से एक तरफा प्यार करती है। इस जाति के लोग ऊपर देखते हैं। इस जाति के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, चीन को सबक सिखाते हैं और बीजेपी से एक तरफा प्यार करते हैं। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है लेकिन ऊपर देखते रहते हैं। जी हाँ, मैं भूमिहार वोटरों की बात कर रहा हूं जो हर हाल में अपने स्वजातीय उम्मीदवारों की अनदेखी करते हुए भाजपा का साथ देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे की अनदेखी करते हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह की उम्मीदवारी की अनदेखी करते हैं। ये विनीता विजय की उम्मीदवारी की अनदेखी करते हैं। अब आप एक सच्चाई जान लीजिए, उत्तर बिहार की जिन 25 संसदीय सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं, उन सीटों में से प्रत्येक सीट पर भूमिहार जाति के 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक भूमिहार मतदाता हैं। और जहां भूमिहार जाति के 50,000 वोटर हैं, वहां भी वे दूसरी जातियों में अपना प्रभाव रखते हैं, दूसरी जाति के लोगों को भाजपा के पक्ष में प्रेरित और प्रभावित करते हैं। दूसरी जाति के 1 लाख से अधिक वोटरों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं भाजपा के पक्ष में। उत्तर बिहार में महाराजगंज से, गोपालगंज से, मोतिहारी से, जो पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, वैशाली से, कटिहार से और कभी बलिया से भी भूमिहार सांसद निर्वाचित होते रहे। अब भाजपा भूमिहार समाज को उत्तर बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर बेगूसराय से प्रत्याशी बनाती है और कृपा करती है। आपको याद दिला दूं कि पुराने मुजफ्फरपुर जिले में 1952 से लेकर 1989 तक लगातार कम से कम एक सांसद भूमिहार जाति से है। 1977 में तो 2 सांसद थे। सीतामढ़ी से महंत श्याम सुंदर दास सांसद निर्वाचित हुए थे और वैशाली संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय नारायण सिंह निर्वाचित हुए थे।
पुराने मुजफ्फरपुर जिले में दिग्विजय नारायण सिंह 1952 में मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। दिग्विजय नारायण सिंह 1957 में और 1962 में मुजफ्फरपुर जिले के पुपरी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। वे 1971 में मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए और फिर परिसीमन के बाद 1977 में वैशाली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 1984 में ललितेश्वर प्रसाद शाही मुजफ्फरपुर से कांग्रेस सांसद निर्वाचित हुए। 1971 में नवल किशोर सिन्हा मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 1989 में उषा सिन्हा वैशाली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई। मैं नाम गिनाने लगूं तो सूची लंबी हो जाएगी। 1952 में जयनगर संसदीय सीट पर श्यामनंदन मिश्र ने दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह को पराजित कर पूरे देश में खलबली पैदा कर दी थी। मोतिहारी से 2 बार कमला मिश्र मधुकर निर्वाचित हुए। मोतिहारी से अखिलेश प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए। बेगूसराय के बगल में पहले बलिया संसदीय क्षेत्र होता था, वहां से सूर्य नारायण सिंह, रामजीवन सिंह और सूरजभान सिंह सांसद निर्वाचित होते रहे। गोपालगंज से नगीना राय निर्वाचित हुए। कटिहार से निखिल चौधरी सांसद निर्वाचित होते रहे। तो जिस जाति के लोग अपना वोट देने के साथ साथ दूसरी जातियों को भी बीजेपी के पक्ष में प्रेरित और प्रभावित करते हैं, उन्हें कितने टिकट मिले? 25 में सिर्फ एक और जाति है जो बीजेपी से, एनडीए से एक तरफा प्यार करती है। जी हां, मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं। ये भी भूमिहारों की तरह भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान करते हैं। भाजपा उत्तर बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र दरभंगा से ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा करने की कृपा करती है। गोपालगंज से महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारिकानाथ तिवारी लगातार सांसद निर्वाचित होते थे। बेतिया से स्वतंत्रता सेनानी कमलनाथ तिवारी 1962 में, 1967 में, 1971 में निर्वाचित हुए। बेतिया से मनोज पांडे निर्वाचित हुए। 2004 में रघुनाथ झा निर्वाचित हुए। वाल्मीकि नगर से 2009 में सतीश चंद्र दुबे निर्वाचित हुए। मोतिहारी में 4 बार विभूति मिश्र निर्वाचित हुए। अब भाजपा ने चंपारण में ब्राह्मणों का पत्ता साफ कर दिया है। गोपालगंज से काली पांडे निर्वाचित होते थे, रघुनाथ झा निर्वाचित होते थे। मधुबनी में भोगेंद्र झा सांसद निर्वाचित होते थे। चतुरानंद मिश्र और शिवचंद्र झा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सांसद निर्वाचित होते थे। अब मैथिल ब्राह्मण समाज को भी राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया गया है। इसे कहते हैं एक तरफा प्यार। अब थोड़ी बात अनुसूचित जाति की भी हो जाए। अगर भाजपा या जनता दल यू यह दावा करे कि वे अनुसूचित जाति को कुछ अतिरिक्त सीट देते हैं, अनुसूचित जाति पर कुछ अतिरिक्त कृपा करते हैं, तो उनका यह दावा झूठा होता है। आपको पता है कि उत्तर बिहार में गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। परिसीमन से पहले बगहा, हाजीपुर और रोसड़ा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता था। इसमें जानने और समझने की बात यह है कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र पासवान खानदान के लिए, पासवान सल्तनत के लिए रिजर्व है। इसमें भाजपा का, एनडीए का पूरा सहयोग होता है। यही लोकतंत्र है। दूसरी अनुसूचित जातियों के लोग ताक झाक नहीं कर सकते हैं। अब जरा मुस्लिम समाज की भी बात हो जाए। यह सर्वविदित है कि मुस्लिम समाज के लोग एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं करते हैं, बल्कि भाजपा के खिलाफ जमकर अभियान चलाते हैं। बिहार में सबसे मुस्तैदी से और सबसे मुखर होकर बूथ पर मतदान करने वाले कौन हैं? मुस्लिम समाज के लोग। और ये सिर्फ अपना ही वोट नहीं देते हैं, बल्कि समाज में दूसरी जातियों के लोगों को भी भाजपा के खिलाफ प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी मुस्लिम समाज से उत्तर बिहार में 2 प्रत्याशी खड़े किए गए और भूमिहार और ब्राह्मण को एक एक टिकट दिए गए। एनडीए सरकार के समय भले ही पूरे देश में
मुस्लिम समाज की हकमारी हुई है, लेकिन उत्तर बिहार में एनडीए में 2 मुस्लिम नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया। खगड़िया में महमूद अली कैसर सांसद निर्वाचित हुए और किशनगंज में जनता दल यू ने सैयद महमूद अशरफ को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे हार गए। हालांकि किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीत गए और वे विपक्ष का खाता खोलने में सफल रहे। अब आप कागज कलम निकालिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए उत्तर बिहार की 25 संसदीय सीटों में कहां किस जाति के कितने उम्मीदवार खड़े करता है। आप नोट करते चलिए। राजपूत 5, यादव 3, वैश्य 3, अनुसूचित जाति 3, मुस्लिम 2, कुशवाहा 2, गंगई 1, मल्लाह 1, मंडल 1, कमैत 1, गोस्वामी 1, ब्राह्मण 1 और भूमिहार 1। यही गणित है एनडीए का, यही गणित है भाजपा का। कुशवाहा समाज से जेडीयू वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार कुशवाहा को प्रत्याशी बनाता है और पूर्णिया में संतोष कुमार जेडीयू सांसद हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद भाजपा सांसद हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल हैं सांसद। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत हैं सांसद। कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी सांसद हैं। अररिया में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह सांसद हैं। प्रदीप कुमार सिंह गंगई जाति के हैं। तो आप क्या समझे, मुस्लिम और यादव समाज के लोग भाजपा को वोट तो नहीं देते हैं, दूसरी जातियों पर भी दबाव डालते हैं कि भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए प्रभाव बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। तो उत्तर बिहार में मुस्लिम और यादव समाज से कुल 5 प्रत्याशी खड़े किए गए। राजपूत समाज से कुल 5 प्रत्याशी खड़े किए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि एनडीए में भाजपा में उत्तर बिहार में 25% सीट उस समाज को मिलता है जो भाजपा का विरोध करते हैं या भाजपा के खिलाफ अभियान चलाते हैं या भाजपा से शर्तों पर सहयोग की सौदेबाजी करते हैं। 40 में से 10 सीटों पर विरोधियों को और सौदेबाजी करने वालों को ही टिकट दिया जाता है और भाजपा के पक्ष में अभियान चलाने वाले भूमिहार से 1, ब्राह्मण समाज से 1 प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। अब आप भाजपा की वंशवादी और जातिवादी नीति को जान लीजिए। भाजपा और एनडीए लगातार मुजफ्फरपुर में जयनारायण निषाद परिवार को, मधुबनी में हुक्मदेव परिवार को, हाजीपुर और समस्तीपुर में रामविलास खानदान को, पश्चिम चंपारण में मदन जायसवाल खानदान को, वाल्मीकि नगर में बैद्यनाथ खानदान को, शिवहर से ब्रजबिहारी प्रसाद परिवार को कब्जा दिला रहे हैं ये लोग। इससे बाहर किसी के उम्मीदवारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और भाजपा दावा करती है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। तो सच्चाई सुन लीजिए। भाजपा और एनडीए ने घोषित रूप से वाल्मीकि नगर को कुशवाहा जाति के लिए, पश्चिम चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी को वैश्य के लिए, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, महाराजगंज और सीवान को राजपूत जाति के लिए रिजर्व कर रखा है। भाजपा ने मुजफ्फरपुर को मल्लाह जाति के लिए, उजियारपुर, मधेपुरा और मधुबनी को यादव जाति के लिए, हाजीपुर और समस्तीपुर को पासवान परिवार के लिए, बेगूसराय को भूमिहार जाति के लिए और दरभंगा को ब्राह्मण जाति के लिए आरक्षित कर रखा है। यही है भाजपा का लोकतंत्र। इसे आप लोकतंत्र कहेंगे या जातिवाद और वंशवाद कहेंगे। इन सीटों से दूसरी जातियों के लोग चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकते हैं। कोई भी बड़ी पार्टी दूसरी जाति के लोग को, दूसरे खानदान के लोगों को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप मेरी पिछली 2 स्टोरी देखना नहीं भूलें। एक स्टोरी में मैंने बताया है कि कैसे बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र किस किस खानदान, किस किस जाति के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है। उस स्टोरी को देखना नहीं भूलें। और एक मेरी स्टोरी है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली संसदीय क्षेत्र में भूमिहार वोटर नहीं हैं। कैसे भाजपा, कैसे एनडीए द्वारा मुजफ्फरपुर में और वैशाली में भूमिहारों की दावेदारी को नकारा जाता है,
मेरी पूरी स्टोरी आप देखिए। उस स्टोरी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आपसे एक बार फिर आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं उन दर्शकों तक पहुंच पाऊं जहां तक मेरी स्टोरी, मेरी खबरें अब तक नहीं पहुंच रही है। नमस्कार।